नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज से आपके पेपर हल कर रहे हैं, पेपरों का एनालिस। तो दोस्तों लगभग आपके सेकेंड ईयर के 8 या 10 पेपर है, ट्रेड थ्योरी के, साथ ही फर्स्ट ईयर के हैं और वर्कशॉप के सभी के पेपर है। मेरा काम है ओनली आपको पेपरों का एनालिस कराना, पढ़ना आपका काम है। तो दोस्तों अगर आपको पेपरों का एनालिस करना है या पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये आपका पेपर है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना अपने दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम एग्जाम तक यही पेपरों का एनालिसिस कराएंगे, जो जहां तक आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है और काफ़ी क्वेश्चन जो वापस से यहाँ से रिपीट होने वाले हैं, आपको भी पता है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होता है। यानी किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा या तो चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से एक घूर्णमान हो यानी गतिमान हो। तो पहले का करेक्ट आंसर आ रहा है सी। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं जिससे आपको क्या होगा कि अच्छे से दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये लो दोस्तों, मेरे हिसाब से अब आपको एकदम करेक्ट दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दिष्ट धारा जनरेटर में उत्पन्न विद्युत बल उच्चतम होता है जब। तो बताओ दोस्तों, जब उच्चतम विद्युत बल कब होगा? फ्लक्स परिवर्तन की दर उच्चतम होगी, यानी जब फ्लक्स परिवर्तन की दर उच्च होगी तो उसका उत्पन्न विद्युत बल भी क्या होगा? उच्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, स्लिपरिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वह होता है। तो बताओ दोस्तों स्लिपरिंग में कौन सा पदार्थ आएगा? तो दोस्तों वहाँ था आपका तांबा। क्या आएगा? तांबा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, एक नरम ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी है। यदि ग्रेफाइट का भार घनत्व 9 एम्पीयर प्रति सेमी स्क्वायर है तो उसमें कितनी धारा वहन कर सकता है? तो बताओ दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 पंजो 45। तो ये आ जाएगी दोस्तों आपकी 45 एम्पीयर। यानी करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दिश धारा मशीन में के आर्मेचर प्रतिरोध को मापने से पूर्व हमें यह चेक करना होता है कि। तो बताओ दोस्तों क्या चेक करना होता है? तो दोस्तों उसके लिए हमें ब्रश स्थिति में है, यानी ब्रश किसी स्थिति में। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर के दौरान कुंडली में उत्पन्न प्रतिकार्यता वोल्टा खालिस्तान के कारण होती है। तो बताओ दोस्तों किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी कम्यूटेटर प्रक्रिया के द्वारा आर्मेचर कुंडल के संप्रेरण तत्व। सही है दोस्तों, यानी सेल्फ इंडक्टेंस। परस्पर आमने सामने की कुंडलियों को अन्योन्य प्रेरण तत्व, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ए और बी, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर 1000 एम्पीयर पर चल रही है, पुली पर 1200 न्यूटन NWM का टार्क मिल रहा है, तो मोटर की BHP। तो दोस्तों इस BHP का आपको एक सूत्र याद होगा, BHP का यानी ब्रेकिंग हॉर्स पावर का। तो आप वो एग्जाम्पल के थ्रू वो आप ज़रूर लगा लेना, उससे ये हल हो जाएगा। तो आपका जो दोस्तों सूत्र होता है उससे हल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, एक DC सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि। तो बताओ दोस्तों इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो इससे शुरुआत में उच्च बल विकसित होता है। क्या होता है? उच्च बल होता है किससे? सीरीज मोटर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रैक्शन के सेल्फ स्टार्ट का प्रतिरोध R1 70 मेगा ओम है, बैटरी 24 वोल्ट से 14 वोल्ट तक ड्रॉप होती है, तो ये दोनों घट जाएंगे। आगे जब ट्रक को स्टार्ट किया जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध व ट्रक का इनपुट करंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका सूत्र काम में आएगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आएगा 0.05 ओम। तो एक बार ये आप अपने सर से क्लियर कर लेना और करंट आएगी इसमें 200 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, एलिवेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अच्छा कार्य करेगी? तो बताओ दोस्तों एलिवेटर के लिए कौन सी मोटर सबसे अच्छा कार्य करेगी? तो दोस्तों वो आपकी श्रेणी मोटर कार्य करेगी।
अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में शंट फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए खालिस्तान प्राप्त कर सकते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम सामान्य से अधिक चाल करके हम उसके फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो वापस से एग्जाम में आ सकते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है एक डीसी मोटर के गति वृद्धि के साथ क्या होता है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें बेग ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन धारा गिरती है। तो कुल मिला के दोस्तों एक डीसी मोटर की गति के साथ क्या, क्योंकि दोस्तों एन बराबर क्या होता है आपको पता है ई बी बटा फाइव। अगर स्पीड बढ़ रही है तो बेग ईएमएफ का मान बढ़ेगा। और आंसर में दिया कि ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन की धारा घटती है, यानी अगर गति घटती है तो क्या बढ़ेगा, बेग ईएमएफ बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ये कटिंग लग चुका था इसी का पेपर का, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चित्र में 4 बिंदु स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम दिखाया गया। आपको मालूम है प्रो वायरिंग डायग्राम है। तो चित्र में ए से ए को दर्शाया। तो बताओ दोस्तों ये ए है, इसका क्या नाम है। तो दोस्तों ये ए है तो ये सभी क्या है आपके प्रतिरोधक है। तो बताओ दोस्तों क्या है ये प्रतिरोधक। और इसमें आपका दो दे रखा है तो आंसर में क्या आएगा दोस्तों, आंसर में प्रतिरोधक दे नहीं रखा, क्या दे रखा है प्रारंभिक प्रतिरोध। क्या आएगा प्रारंभिक प्रतिरोध आएगा एनवीसी। तो दोस्तों आपकी एनवीसी है, तो मैं आपको एनवीसी भी दिखा देता हूँ कि एनवीसी कहाँ लगा हुआ इसमें। तो दोस्तों ये आपकी एनवीसी लगी हुई है। अब आपको पूछे कि एक आता है इसमें एनवीसी दे रखी है आपको, एक आती है ओवलसी, ये है दोस्तों आपकी ओवलसी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको किसी प्रकार नाम पूछे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस कारण से डीसी मोटर को ब्रश सेटरिंग व हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है। तो बताओ दोस्तों कहाँ से निकलती है आवाज़। तो दोस्तों गलत, ब्रश स्प्रिंग दबाव के कारण ये आवाज़ निकलती है। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 चित्रों में से कौन सा चित्र धारावाही चालक के द्वारा बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को उचित प्रकार से दर्शाता है। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा उचित प्रकार से दर्शा रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है 16 में क्या है, जब एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर रेजिस्टेंस का मान स्टार्टिंग के समय अधिक हो तो क्या होगा दोस्तों। तो उससे क्या होगा दोस्तों, शक्ति गुणक बढ़ेगा, करंट कम होगा, टार्क बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है जब स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से मोटर स्टार में संयोजित है तो प्रत्येक वाइंडिंग के पार्श्व में आरोपित वोल्टेज का मान होगा। तो बताओ दोस्तों आरोपित वोल्टेज का मान क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा VLN लाइन वोल्टेज बटा √3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों 98 क्वेश्चन। एक 3 फेज प्रेरण मोटर की नेम प्लेट पर अंकित है 380 वोल्ट, इनपुट 10 किलोवाट, न्यूटन एन स्पीड है 1440 RPM और आपका पावर फैक्टर दे रखा है 0.8 और फ्रिक्वेंसी 50। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर प्रतिशत स्लिप ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर जो आपका सूत्र रहेगा तो वो सूत्र आप जरूर यूज करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेरण मोटर की नेम प्लेट पर वोल्टेज सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत यानी स्लिप पहुँच रहा है, तो यहाँ पर आपके 2-3 सूत्र लगेंगे, उससे ये हल हो जाएगा। दोस्तों मैं इसका आंसर आपको जरूर बता देता हूँ 4%। क्या आएगा 4%, क्योंकि फिर पेपर में काफ़ी टाइम लग सकता है और ऐसे क्वेश्चन आप अपने सर्च में, क्योंकि एक दिन में 3-4 पेपर हल कराएंगे तो टाइम तो लगेगा, लंबा वीडियो जाता तो बच्चे देखते भी कम है। तो आगे वाला क्वेश्चन है यदि प्रेरण मोटर का पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो इसकी स्लिप रिंग बढ़ने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों। तो मोटर पर पूर्ण भार बढ़ने से अधिक भार डाल दिया जाए तो स्लिप रिंग बढ़ने पर क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा धारा भी बढ़ती है। तो क्या होता है, धारा भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है एक 10 HP 3 फेज 50 हज़ार प्रेरण मोटर है, बैकअप फ्यूज का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बैकअप फ्यूज का मान पूछ रहा आपको, तो बताओ दोस्तों यहाँ पर बैकअप फ्यूज का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपका 1.25 यानी 1.5 गुना धारा का स्क्वायर होता है। तो आप 1.5 को 1.5 से यानी 15 को 15 से गुना करोगे तो आपका 15×5 75 बच गए 7, 15 का 15 7 22 यानी 22.5 एम्पियर तक का ये लो ले सकता है। तो दोस्तों 22.5 के आसपास क्या है 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका दोस्तों बी। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप तो 1.5 गुना करंट कर देना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक मोटर का स्टार्टर कम वोल्टेज के कारण ट्रिप कर रहा है, मोटर को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं जब। तो बताओ दोस्तों मोटर को पुनः स्टार्ट कब कर सकते हैं। तो मोटर को सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाने के बाद स्टार्ट करते हैं। करेक्ट आंसर ए।
अगला क्वेश्चन है थर्मल ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग की जाती है। तो बताओ दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग हम किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों वो हम मोटर नेम प्लेट पर अंकित धारा के अनुसार उसको सेटिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र में एक कॉन्टैक्टर के कंट्रोल रिले का मुख्य कॉन्टैक्टर ओवरलोड रिले 9 वोल्ट कॉइल एक ऑन ऑफ व जॉगिंग के लिए द्वारा बने कंट्रोल सर्किट दिखाए गए हैं। इस परिपथ में यदि मुख्य कॉन्टैक्टर के लिए 3 एनो कॉन्टैक्टर, 1 इंच बटन, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्टर, एक कंट्रोल रिले नॉर्मली ओपन सहित परिपथ है। तो बताओ दोस्तों इसका इनमें से एकदम सही डायग्राम कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या आएगा 23 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये इसका एकदम सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ लेना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24 3 HP से अधिक क्षमता वाले इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से बचने की सलाह दी जाती है। सही बात है, क्योंकि तो दोस्तों क्यों दी जाती है कि आप 3 HP से अधिक मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट मत करो। तो दोस्तों यह इसके लिए क्या होगा कि मोटर फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट लेती है स्टार्टिंग में, इसे कभी भी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से नहीं चलाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहा है बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन विद्युत ब्रेकिंग के प्रकार है। तो बताओ दोस्तों विद्युत ब्रेकिंग के प्रकार कौन सा आएगा इसमें। तो दोस्तों प्लंगिंग ये भी विद्युत ब्रेकिंग का है, रियोस्टेट भी है, पुनर्जनक ब्रेकिंग और डायनामिक ब्रेकिंग ये भी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसी मशीन में खराबी दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामान्य नियम को अपनाया जाता है जो कि। तो बताओ दोस्तों कौन सा सामान्य नियम हम अपनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम अपनाएंगे मशीन ऑपरेटर से बात करना, ये हम सामान्य नियम अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक एकल कला संधारित्र प्रारंभ मोटर में संधारित होता है। तो बताओ दोस्तों आपकी सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर है, तो उसमें जो कैपेसिटर होता है तो उसमें कैपेसिटर का मान कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका 10 से 100 माइक्रोफैराड तक का इसका मान होता है। क्या होता है 10 से लेकर 100 माइक्रोफैराड तक इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन एक संधारित्र स्टार्ट प्रेरण मोटर की सहायक कुंडली में धारा होती है, यानी आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, उसमें धारा कितनी होती है दोस्तों वहाँ वह धारा होती है जो क्या होती है अग्रगामी यानी लीडिंग होती है। क्या होती है अग्रगामी यानी लीडिंग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की एकल फेज मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी मोटर जो पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करेगी। तो दोस्तों वो होती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। क्या होगी आपकी यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है स्टेम्पर मोटर प्रयोग में लाई जाती है। तो बताओ दोस्तों स्टेम्पर मोटर प्रयोग में कहाँ लाई जाती है। तो दोस्तों वो आपकी रोबोट व न्यूमेरिकल्स कंट्रोल मशीन में आती है, परिवर्तनशील चाल वाले ड्राइवेटर सिस्टम में आती है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच जनरेटर में भी आती है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 20 क्वेश्चन और बच्चे हैं दोस्तों। इसी प्रकार के अन्य पेपर देखने के लिए चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है जब एक मल्टीमीटर द्वारा कैपेसिटर टेस्ट किया गया दाईं तरफ सुई शून्य दर्शा रही है, इसका अर्थ है कि कैपेसिटर में खालिस्तान है। तो बताओ दोस्तों कैपेसिटर में क्या है। तो लघु परिपथ दोष, उसमें क्या है लघु परिपथ। अगला क्वेश्चन है रिलक्टेंस मोटर है। तो बताओ दोस्तों इनमें से आपकी रिलक्टेंस मोटर कौन सी है। तो दोस्तों आपकी 100 स्टार्ट मोटर, समान गति वाली मोटर, DC एक्साइटर वाले, इनमें से भी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। क्या आएगा डी। अगला क्वेश्चन है बेलनाकार ध्रुव प्रकार रोटर की तुलना में सम्मुख पोल प्रकार का रोटर होते हैं। तो बताओ दोस्तों सम्मुख प्रकार के रोटर कैसे होते हैं। तो दोस्तों वह व्यास में बड़ा व अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं, यानी बड़ा व्यास और लंबाई कम हो। अगला क्वेश्चन है भार टरबाइन से चालित अल्टरनेटर के फील्ड पोल होते हैं। तो बताओ दोस्तों किस प्रकार के फील्ड पोल होते हैं उसमें। तो दोस्तों वो स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल, वो आपके फील्ड पोल होते हैं। अगला क्वेश्चन चित्र में दिखाए गए अल्टरनेटर के भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों बताओ इस भाग का नाम क्या है 35 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका नाम है आपका स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है दोस्तों आपका 36 क्वेश्चन नंबर है एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति निर्भर करती है। तो बताओ दोस्तों अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो दोस्तों वो करती है आपकी पोलों की संख्या व चाल पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में
पिच कारक के इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बताओ दोस्तों पिच कारक को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन आपका प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में लघु पतन से बचने के लिए रखा जाता है। तो बताओ दोस्तों लघु पतन से बचने के लिए क्या रखा जाता है? तो उच्च शरण प्रतिघात रखा जाता है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्तकों को फेज अनुक्रम व आवृत्ति की तुलना करने के लिए उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं जिनमें मूल्यांकन करना हो जाता है। इस कार्य के लिए सर्वोत्तम है। तो बताओ दोस्तों इसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो तुल्यकालिक दर्शन विधि इसकी सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन आपका हंटिंग प्रभाव को कम किया जाता है। तो बताओ दोस्तों हंटिंग प्रभाव हम किस प्रकार करेंगे? तो डैम्पर वार्निंग का प्रयोग करके हम हंटिंग प्रभाव को कम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर में अधिक पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं, यानी किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? तो बताओ दोस्तों किस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों वो करता है पर रोटर की उत्तेजना, आपूर्ति व कपलिंग कोण के अधिकतम वैल्यू पर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है मोटर वार्निंग में प्रयुक्त इंसुलेशन का वर्ग तापमान सहनशीलता पर निर्भर करता है जिसमें क्लास ए 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाई 90 डिग्री। तो ई की तापमान है। तो दोस्तों वो आपकी एक सारणी है YEBFCH यानी YFS। इस सारणी में तापमान डिपेंड होता है। तो आपको यहाँ पर ई का तापमान पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है आपका अलग अलग तापमान दे रखा है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर होगा जो होगा 120, क्योंकि दोस्तों इसमें वाई का क्या होता है 90, फिर इस प्रकार अलग अलग होता है। तो इसका आएगा 120। अगला क्वेश्चन दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त कोण ई व आई की सामान्य मोटाई होती है। तो बताओ दोस्तों ई व आई की सामान्य मोटाई क्या होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी 0.35 से 0.50 mm। तो 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो आपका ये क्वेश्चन 2016 जनवरी में भी आया हुआ है। किस ट्रांसफॉर्मर को वार्निंग की क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को निम्न अनुसार दिया जाता है? तो बताओ दोस्तों किसके अनुसार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, वार्निंग की एम्पियर प्रति mm में करंट घनत्व दिया होता है। अगला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर में पोल पिच की गणना की जाती है। तो बताओ दोस्तों प्रेरण मोटर में पोल पिच की गणना कैसे की जाती है? तो दोस्तों उसकी गणना हम कुल स्लॉट की संख्या बटा पोलों की संख्या के आधार पर करते हैं। करेक्ट आंसर ए। क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका किसी मोटर के स्टेम्पर कुंडल में प्रत्येक स्लॉट के बीच ई होती है। तो बताओ दोस्तों कैसी होती है? तो कुल विद्युत डिग्री व स्लॉटों की संख्या के आधार पर हम स्लॉट के बीच का ई डिग्री कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र में वार्निंग की विभिन्न विधियाँ दिखाई गई है। चित्र में स्किन वार्निंग की पहचान करो। तो दोस्तों बताओ इसमें से स्किन वार्निंग कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्लिप्टिंग फेज मोटर की एक फेज मोटर में की कौन सी वार्निंग स्लॉट में गहराई में रखी जाती है? यानी उसमें दो वार्निंग आती है, कोई स्टार्टिंग एक रनिंग यानी मुख्य वार्निंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि मुख्य वार्निंग होती है वो अधिक गहराई में होती है, और स्टार्टिंग वार्निंग ऊपर होती है यानी वो कम गहराई में होती है। अगला क्वेश्चन है चित्र में एक 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर योक सहित दिखाया गया है, यानी पूरी बॉडी दिखाई गई है। चित्र में बी कौन से भाग में दिखाया गया है? तो आपको इस बी भाग का नाम बताना है। तो बताओ दोस्तों इस बी भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों इस बी भाग का नाम आपका स्टेटर क्रोड। क्या नाम है? स्टेटर क्रोड। करेक्ट आंसर डी। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका डुप्लेक्स लेफ्ट वार्निंग में कार्बन ब्रश के साथ कितने सेगमेंट्स होते हैं? लगभग सभी को पता है 2 सेगमेंट्स होते हैं, और 2 सेगमेंट्स के बीच में ही आपका जो कार्बन ब्रश वो संपर्क में आते। करेक्ट आंसर बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने IT साथियों के साथ अधिक से शेयर करो, जिससे उनको भी क्या है कि एग्जाम से पहले हेल्प मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल पर।